BK Senior Secondary Public School. Here, every student matters, every moment counts. Food partner, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 31 वर्षों का. वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी. जैसा कि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अलग अलग जो तमाम विषय हैं भिवानी से संबंधित उस पर चर्चा कर रहे हैं और शिक्षा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है. कई सेशन में हमने इससे पहले भी इस पर चर्चा की है. एक बार इस सेशन को और आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के बारे में ही थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. परिमल जी हमारे साथ हैं. परिमल जी, मौजूदा वक्त में क्योंकि आज हम लोग तो भिवानी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा एजुकेशन सबसे जरूरी है समाज के विकास के लिए भी. कैसे देखते हैं आज की मौजूदा दौर के अंदर इस शिक्षा की नीतियों को, शिक्षा व्यवस्था को, और ये जो एजुकेशन को लेकर के अभी आप सवाल भी पूछ रहे थे, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको नजर आता है? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बार बार मौका देते हैं और एजुकेशन के ऊपर बोलने के लिए आप जो है प्रेरित भी करते हैं. अभी जैसे सांसद महोदय थे, अशोक जी बैठे थे और बात हो रही थी नो डिटेंशन पॉलिसी की. कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसके कारण फिर बाद में जो है ना बहुत उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं. मैं नो डिटेंशन पॉलिसी को ये मानता हूँ कि इसने शिक्षा को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया. जो एक टीचर की वैल्यू होनी चाहिए थी कि टीचर जब चाहे डांट सकता है, डपट सकता है, पढ़ा सकता है, प्यार कर सकता है बच्चे को, वो सारे अधिकार उसके पास से ले लिए गए. और बच्चों को फेल नहीं करना, ना बच्चों के पास फेल होने का डर है, ना टीचर का डर है, ना किसी और चीज़ का डर है, तो फिर टीचर करेगा क्या? और धीरे धीरे जो ये संस्कार और जो है अधिकार और ये सब बातें हो रही थी, उन सब चीज़ों का जो असर यहाँ पर आया धीरे धीरे, तो उसका काफ़ी लॉस हुआ. और इसको सबसे पहले सरकार के पैमाने पर, सरकार के लेवल पर ये काम जरूर होना चाहिए, तब बात बनेगी. सिर्फ समाज के समझाने से कैसे बात बनेगी? अब कोई भी आदमी इस प्रकार से जो है एक टीचर की शिकायत लेकर के पहुंचता है तो ये इंटीमेशन होना चाहिए कि टीचर के खिलाफ जो है अब जो कुछ भी कार्रवाई करने से पहले पुलिस वाले उसके बारे में इंक्वायर अबाउट करें और टीचर को टॉर्चर ना करें. उससे जो है जैसे बच्चा जब गलत जो है शिकायत जाती है तो उन पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उससे मामला ज्यादा सही बनेगा. सॉरी, अभी जो पिछले 2 साल में देखा है, जो इसके बाद चिराग योजना के बारे में बात हुई थी, बबीता मैम ने जो है एक वीडियो बनाया था उसके बारे में, खूब सारी जो है वो बहुत वायरल हुई थी वीडियो, कि सरकार जो 1,80,000 रुपए से कम कमाने वाले लोग हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पर 1100 रुपए फीस देगी, सरकार देगी. और अगर कोई 1,80,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाला है और गवर्नमेंट के आदर्श स्कूलों में अगर पढ़ाना चाहता है तो वहां पर उसको 500 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी. अब वहां एक तरफ तो फीस के लिए जो जिस टाइम पर स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए जो दोजहद करनी पड़ रही है, उस टाइम पर फीस लगाने से बच्चे कम ही तो होंगे, बढ़ेंगे थोड़े ही. और जो गरीब बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको वहां से ना पढ़ने का और प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए 1100 रुपए. तो ये जो दोनों स्कीम जो है तो ये डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ना जाएं, और सरकारी स्कूलों में ना जाएं, प्राइवेट की तरफ जाएं. तो सरकार जो है स्कूलों को कम करना चाह रही है. मर्ज करना मैं बंद करना ही मानता हूं. अब 2 स्कूल हैं, 2 स्कूलों के बच्चे इकट्ठे कर दिए, अब 2 स्कूलों के टीचर इकट्ठे कर दिए. बिल्डिंग तो इकट्ठी नहीं हुई ना, बिल्डिंग तो एक तो बिल्डिंग खाली हो गई. जैसे बंद करके ताला लगाना या मर्ज करके ताला लगाना, क्या डिफरेंस है? ये शब्दों का हेर फेर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. और बहुत स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद किया गया है. और टीचर्स 2012 में भर्ती निकली थी, 2012 के बाद टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की अब तक भर्ती नहीं हुई है. और 2006 में टीजीटी टीचर्स की भर्ती हुई थी, अब भर्ती निकली हुई है. अभी वो जो है कब तक ज्वाइनिंग होगी कब तक नहीं होंगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस वाले बच्चे आज भी ज्वाइनिंग के लिए धरने पर बैठे हैं. भूख हड़ताल उनको करनी पड़ रही है, अलग अलग आश्वासन मिल रहे हैं, ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है. और पिछले 3 साल में हरियाणा में बहुत सारी वैकेंसीज तो आई हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है. जैसे बेरोजगारी की बात हो रही है, मैं अभी सांसद साहब के सामने जो चाह रहा था मैं बेरोजगारी के ऊपर बोलूं कि जितनी सीट है कम से कम उतनी तो भर दो, और तो फिर बाद की बात है. भाई सबको रोजगार मिल सकता है, नहीं मिल सकता, सबको सरकारी नौकरी मिल सकते नहीं मिल सकते, जितनी सीट खाली उतनी भर दो. ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने काम किया. फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, गरीब से गरीब घरों के बच्चे अच्छे पदों तक पहुंच रहे हैं. ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज है. परिमल जी, अगर आप ये मान रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आई है, क्योंकि सरकार भी कहती है कि हमने खर्ची पर्ची ये सब, ये 100% मानता तो अगर ऐसा है तो हाँ. फिर क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा, कहां समस्या है? डिले कर रहे हैं, भर्तियों में डिले कर रहे हैं, जहां पोस्ट खाली है वहां वैकेंसी नहीं आ रही है, ये 2 गड़बड़ है.
तो जहां पर पोस्ट खाली है वहां तुरंत से जो है पब्लिश होनी चाहिए। उसके लिए भी सीईटी के थ्रू इनका जो प्रोविजन है कि हर साल भर्तियां हुआ करेंगी, ऐसा अभी कह रहे हैं। अब कहने को तो 15 लाख रुपए भी मिलने थे, कहने को तो जो 2 करोड़ रोजगार भी सब लोगों को मिलने थे, कहने को तो सस्ती गैस और तेल भी मिलना था। अब वो सब चीजें कहने को तो उल्टा काम हो गया। अब ये कहने को तो इस भर्तियों को भी रेगुलर करने की बात कर रहे हैं, पर अब क्या करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। ठीक है, लेकिन एक चीज अभी आपने चूंकि कहा कि स्कूलों को लेकर के या फिर जो स्कूल मर्ज कर रहे हैं उसको आप बंद करना ही मानते हैं, लेकिन सरकार का जो इस पर तर्क है कि जहां पर बच्चे कम हैं, स्टूडेंट नहीं है, वहां पर अगर उनको हम मर्ज कर देते हैं तो उसको आप बंद करने की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? कहीं पर अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 बच्चे हैं, तो वहां पर चलाने से बेहतर है कि इसको एक जगह पे मर्ज कर दें। अगर सरकारी स्कूलों की टीचर्स की और स्कूलों की एजुकेशन की क्वालिटी बढ़िया होती तो प्राइवेट में कई हजार रुपए महीने की फीस दे करके क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को? स्कूलों की जो बिल्डिंग और स्कूलों का स्टाफ और वहां का बिहेवियर इस लायक नहीं है ना कि बच्चे वहां जाएं। तो ये जो है ना, जैसे अभी इससे पहली डिबेट में जो बात हो रही थी, जो है कोई कॉमरेड थे, नाम मैं नहीं जानता हूं, उन्होंने कहा था कि सेना में 4 साल की ठेका भर्ती का व्यवस्था कर दी। मैं कहता हूं कि टीचिंग में कम से कम करना चाहिए। टेस्ट लीजिए, रिक्रूट करिए और उनको टाइम दीजिए कि अगर तुम्हारी क्लास में तुम्हारे लायक 40 बच्चे भी तुम नहीं जोड़ पाते हो और अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हो, फिर तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी नौकरी फिर 3 साल तक बढ़ेगी। तो जो टीचर हैं जो स्कूलों में जाकर के बैठ करके और पूरा दिन वो ऊन बुन के आ जाते हैं और अपने स्वेटर बनाते रहते हैं, तो वो काम खत्म हो जाएगा। जैसे जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक एक समस्या है, और नौकरी मिलने के बाद फिर वे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जवाबदेह नहीं होते, वो दूसरी समस्या है। तो इन दोनों के ऊपर काम करना चाहिए। जिस प्रकार से अग्निवीर योजना सैनिकों के मामले के ऊपर जो है की, मैं ये कहता हूं कि वैसी ही योजना टीचिंग में क्यों नहीं लाते? 3 साल का या 4 साल का प्रोबेशन पीरियड रखें और उसके अंदर जिस टीचर की जहां जॉब है तो वो अपने लायक जो पेरेंट्स को जाएगा वो समझाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जैसे प्राइवेट स्कूलों के टीचर भी तो घर घर जा करके बच्चों को इकट्ठा करते हैं। हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, हम भी तो घर घर जाते हैं और घर घर जाकर के पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और सब लोगों को एग्री करते हैं कि भाई पढ़ाओ, पढ़ने से ये बेनिफिट होगा, और हमारी बातें पूरी भी होती हैं। कल परसों जो है रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया, मेरा फोन खोल के देखिए, सिलेक्शंस का ग्रुप है। अब उसके अंदर आप ऐसे करते जाना, वो दिखते जाएंगे सिलेक्शंस। अब उससे पहले स्टेट का रिजल्ट आया था, देखो स्टेट में आज तक जितनी बार टॉपर हुए, भिवानी जिले में बैठा हूं मैं, कोई मेरी बात को काटे, हर बार का जो है स्टेट टॉपर आईसीएस का स्टूडेंट है, लेकिन तब से अब तक भर्ती ही नहीं निकली। बताओ क्या करें उस टॉप किए का? तो ये प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है ना, जो सही प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात करना चाहिए। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ना मुझे पार्टी से किसी से लेना देना है, ना मैं बीजेपी के साथ, ना मैं विपक्ष में। जैसे जो बात सही लगती है हम सही बात उठाते हैं, जो बात गलत लगती है तो गलत भी उठाते हैं, हम फील करते हैं उस बात को। और आप लोग एक मौका देते हो ये बात बोलने का, तो थैंक यू। मैंने आपको बोल ही दिया ऑलरेडी, मैं और फिर नहीं, ठीक है। देखिए, ये बातें तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इससे इतर भी कुछ और जानना चाहूंगा। आप इतने सारे बच्चों के रोल मॉडल हैं, मैं तो कई प्रोग्राम में देखता हूँ, तालियों की गड़गड़ाहट रुकती नहीं है जब आप आते हैं मंच के ऊपर। इतने लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड कैसा रहा, आपका सफर कैसा रहा, यहाँ तक पहुंचने की आपकी क्या कहानी? मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे और माताजी गृहिणी थी, और स्कूल में पढ़ते थे जैसे सभी पढ़ते हैं वैसे ही मैं भी पढ़ता था, कॉलेज में जैसे सभी पढ़ते हैं वैसे मैं भी पढ़ता था। सामने कोई रास्ता नहीं दिखता था, और उस टाइम पर सबके सामने क्लियर था कि 2 लाख रुपए लगेंगे एसआई लग सकते हैं और 1 लाख रुपए लगेंगे कांस्टेबल लग सकते हैं। जब तक 12वीं पास हुई तब तक ये कहने लग गए उसके साथ सिफारिश भी चाहिए। अब वो सिफारिश और पैसे, तो ये सब चीजें क्या हो, तो पढ़ने में बहुत ज्यादा जो है मन सा लगता नहीं था। मैं पढ़ के फायदा ही नहीं है। अब मेरे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने बीएससी करने के बाद एमएससी में, एमसीए में अलग अलग जगह एडमिशन लिया, मैंने लिया ही नहीं। मैं यार वो पढ़ के भी फायदा क्या, खाम खा जब जो है वैसे ही 12वीं करके बेरोजगार, वैसे ही बीएससी करके बेरोजगार, वैसे ही एमएससी करके बेरोजगार, तो बेनिफिट क्या है? फिर मेरा एक फ्रेंड मुझे लेके गया, मैं दिल्ली गया, वहां जाके मैं पढ़ा, तैयारी की, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ था सीआरपीएफ में। और मैं 2-3 दिन अभी श्रीनगर ही गया था, और वहाँ पर जो है हमारे जो कुछ जो नॉन थे उनके पास ही रुके, और वहाँ पर खूब सारी बातें जो वो शेयर की, और आप लोगों ने वही डिस्कस किया अभी भी। और फिर उसके बाद मैंने जो है सीजीएल में मेरा फर्स्ट टाइम पर ही सिलेक्शन हुआ, और मेरे बहुत सारे एग्जाम टॉप किए मैंने भी। एचटेट का एग्जाम 2 बार टॉप मेरा है, नाम मिल जाएगा उसमें रिकॉर्ड में। तो एक लोकल बैकग्राउंड से
पढ़ाई करके, तैयारी करके, मेहनत करके नौकरी तक पहुंचा जा सकता है। ये मैंने अपने आप जाना और यही बात मुझे लगी कि अपनी नौकरी करने के बजाय बहुत लोगों को नौकरी लगवानी चाहिए। मैंने लोगों को ये बातें बताई और इसी रास्ते पर चल के बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, जॉब लगते हैं तो वे भी लगे। तो इस कारण से फिर जो है तो आईसीएस जैसा एक संस्थान खोलने का कैसे आपके जहन में आया और यहाँ तक कैसे पहुंचे फिर? सर, आईसीएस खोलने का ये, जैसे मैं जो है ना, जब पहली बार मैं पढ़ने गया तो वहीं पर मुझे उसी सेंटर वालों ने कहा कि तू पढ़ने का थोड़ी, तू तो पढ़ाने लायक है यार, तेरा नॉलेज ज्यादा है और तू पढ़ा। तो वहीं पर मुझे पढ़ाने का मौका मिला। थोड़े दिन पढ़ाने के बाद फिर जैसे स्टाफ मेंबर हो गए, उनके साथ बैठे, डिस्कस किया तो फिर सेंटर कैसे चलाना चाहिए, सेंटर चलाने के क्या बेनिफिट है। और फिर मैं सोनीपत आता, जैसे दिल्ली पढ़ता था, दिल्ली सब कुछ था, वही पढ़ाता था। फिर सोनीपत आता था, यहाँ सब खाली, कहीं सेंटर ही नहीं थे। फिर वहां पर जाकर के फिर हमने जो है, मैंने ये विचार किया कि 1-2-4 साल की अच्छी तैयारी के बाद फिर मैं सोनीपत में सेंटर खोलूंगा और वैसा ही मैंने किया। 8 साल मैंने काम किया, 2000 से 2008 में सेंटर खोला। 8 साल तक अलग अलग सेंटर्स में पढ़ा के अलग अलग तरीके से ज्ञान हासिल किया, ताकि जो गलतियां होनी वो वहीं हो ले, अपने में ना हो और अपने पे रिस्क ना रहे। और जिस दिन से सेंटर चला, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई, तो विद गॉड ग्रेस आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि जितनी गड़बड़ और जो कुछ भी गलतियां, जो कुछ भी होनी थी, वो दूसरी जगह होली। मैं तो हर एक आदमी को ये कहता हूं, जिसको अपना बिजनेस करना है ना, तो जो बिजनेस करना है तो वहां जाके पहले नौकरी करो 5-7 साल। अपनी जो गलतियां अपने वहां करनी वो वहां कर लो ना, गलती अपने आप भुगतेगा, अपने आप समझाएगा, तुम्हें सिखाएगा, सारे काम करेगा। और जिस दिन तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे दम पर ये काम चल रहा है, तब अपना खोलो। मैंने ऐसे ही किया। बिल्कुल ठीक है। चलिए कि परिमल जी, आगे की भविष्य की आपकी क्या योजना है? यहाँ तक का तो सफर है, इतने लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, लेकिन भविष्य में परिमल जी ने क्या सोचा हुआ है? भविष्य में मैं ये सोचता हूं कि जैसे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आईसीएस का नाम जाना जाता है, वैसे ही स्कूली एजुकेशन में आईसीएस का नाम जाना जाए। पिछले 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से पढ़ के उत्साहित होते हैं और तो मजा आता है। और फिर जैसे एक बड़े बच्चों को पढ़ाना, एक छोटे बच्चों को पढ़ाना, लेकिन इतना जो है मामला कि जब मैं जाता हूं तो 6ठी क्लास के बच्चे भी हाथ पकड़ते हैं, सर हमारी क्लास पहले लो। 7वीं के बच्चे भी हाथ पकड़ते हैं, सर हमारी क्लास पहले लो। तो वो सब चीजें हम ये सोचते हैं कि 1-2 साल में इस प्रकार का काम हम करें कि स्कूली एजुकेशन में हम ये काम पूरा कर पाए। और जैसे अभी मैं सांसद साहब के सामने कह रहा था कि जब स्कूलों में जाकर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, जब स्कूलों में जाने के बाद बच्चों को होमवर्क करना पड़ता है, तो फिर स्कूल में जाके 6-7 घंटे किस बात के लगाए। तो इस प्रकार से एजुकेशन का हम सिस्टम सोचते हैं कि होमवर्क, ट्यूशन और स्कूल ये इकट्ठा मर्ज होकर के काम हो जाए तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। फिर 5-7 घंटे में बच्चा जो है सारे काम कर सकता है, फिर बच्चे को 12-14 घंटे नहीं लगाने पड़ते। अब किसी से भी पूछ लीजिए, स्कूलों में जब बच्चा जाता है तो स्कूलों में 6 से 7 घंटे लगते ही लगते हैं। 8 बजे जाके 3 बजे आना, 7 घंटे हो गए। उसके बाद फिर उसको ट्यूशन पे भागना, 2-3 घंटे ट्यूशन के हो गए, फिर 2-3 घंटे होमवर्क हो गया। अब 12 घंटे तो मजदूर भी काम नहीं करता। छोटे बच्चे का हाल क्या बन गया, कभी ऑनलाइन क्लास हो रही है, कभी ऑनलाइन कुछ जो है होमवर्क आ रहा है। कारण क्या मानते हैं? क्योंकि ये तो बहुत समय से, इवन मुझे भी याद है कि हम लोग स्कूल के बाद कोचिंग या ट्यूशन ये सब किया करते थे। कारण क्या नजर आता है? ये क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, जैसे हम लोग पढ़ते थे, जैसे आप पढ़ते थे, उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर ट्यूशन में जो है ना, जैसे थोड़ा सा एडिशनल मिल गया। स्कूल में जितना मिल रहा है उससे थोड़ा सा एडिशनल, कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हाँ, थोड़ा सा मिल गया एक्स्ट्रा। जितना स्कूल में लिया थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिल गया। अब क्या है कि जितना स्कूल में पढ़ा उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता है कोचिंग में। वहां जाकर के जो टीचर होते हैं, जो ये चीजें सब चीजें कर रहे हैं, आप पिछले 10 साल में टीचर्स को लोग सेलिब्रिटी बनाने लग गए। ये पिछले 10 साल में चीजें बदली हैं। पिछले 10 साल में लोग जो BMW और मर्सिडीज में भी चलने लग गए। पिछले 10 साल में लोगों का जो है, जैसे इंडिया टुडे के ऊपर फोटो भी छपने लग गया। अब उनको जो है यूट्यूब पर और बाकी जगहों पर भी उनको सेलिब्रिटी के तौर पर बुलाया जाने लग गया। अब ये पिछले 10 साल की बातें हैं, 10 साल से पहले। कारण जैसे टीचर्स ने वो काम किया नहीं था। अब जो लेवल है ना एजुकेशन का, वो लेवल स्कूल में मैच हो ही नहीं सकता। अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अब जो मैं ये समझता हूं कि मैं जब पढ़ाता हूं तो बच्चों को समझ में आता है। आज तक विद गॉड ग्रेस 21 साल हो गए, नहीं 23 साल हो गए पढ़ाते हुए। इन 23 सालों में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ना है, जॉब लगना है, और मैंने ट्राई किया, उसने भी ट्राई किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। चाहे कोई कितना ही डंप बच्चा था, कितना ही कुछ भी समझ में नहीं आता था, हमने सिखाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया, वे लोग जॉब लग गए। वही काम स्कूली एजुकेशन पर जैसे ही हमारा काम होगा तो फिर तो उस लेवल के टीचर्स हर जगह पर नहीं है।
टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल कर दिया। हम एक जगह पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से वो चीजें हर जगह पर जा रही हैं, और वो धीरे धीरे वो चीजें जैसे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में तो वैसे वहां भी चलेगा काम। तो जैसे यहाँ पर भिवानी की बात कर रहे हैं हम लोगों ने, यहाँ पर जो है क्या नाम था वो मॉल, हलवासिया मॉल में हमने स्टार्ट किया था सेंटर। अब वो जो बिल्कुल ऐसा था, फिर वहां पर बच्चे भरने लगे थे, फिर वहां से हमने जो है अभी रोहतक गेट पर जो है भिवानी में ही सेंटर खोल रखा। अब यहाँ पर बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, और फर्स्ट रैंक लिया था एक लड़की ने, किरण लड़की थी यहाँ पर जो पढ़ती हुई, तो ऑल इंडिया में रैंक 1 लेना। तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ के भी फर्स्ट रैंक ले रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें हर जगह पर चल रही है। ठीक है, लेकिन परमल जी कैसा, मतलब हालांकि शब्दों में बयां कर पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी जगहों पर आप देखते हैं, वो लम्हा कैसा होता है, कैसा फील करते हैं उस समय? सर शिक्षक के लिए मुझे लगता है इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। एक दिन जो है ना, मेरे मामा, जैसे मैं और मेरे मामा, माँ, सब लोग जो है हरिद्वार गए हुए। एक दिन मेरा मामा आया, बोला यार तू कुछ नहीं, और जो क्लास पढ़ाना ये करना, हम क्या करें? मैं चलो तुम्हें हरिद्वार घुमा के लाता हूँ। हरिद्वार गए, बहुत सारी भीड़ थी वहां पर। तो मेरे मामा मेरे को जो है गाड़ी ऐसे चला, ऐसे मत चला, ये कर वो कर, ये नहीं तू सेंटर में ये करता वो करता, ऐसा क्या कर वैसा क्या, जैसे जैसे बड़े आदमियों की आदत होती है ऐसे ही। तो हरिद्वार में भीड़ लगी हुई थी, 2 लड़के भागे हुए आए दूसरी तरफ से। अब मैं उसको देख रहा हूँ, फिर मेरा मामा भी देखने लगा। उन्होंने जो है नॉक किया, हमने वो खोला, बोला सर पहचाना? मैं नहीं। बोला सर मैं ये लड़का हूँ, मैं ऐसे पढ़ता था, मेरे 7 जगह सिलेक्शन हो गए, पहले वहां ज्वाइन किया, फिर वहां किया, फिर वहां किया, फिर वहां किया। अगर आपने हमें गाइड ना किया होता और आपने वे बातें ना की होती तो फिर हम आज यहाँ नहीं होते। जो मेरे मामा कह रहे थे ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने आकर के कहा कि आपने ये काम करके हमारी जिंदगी बना दी। तो मैं अपने मामा की तरफ देख रहा, आप बता। और जैसे ये कहूंगा मैं तो, जो भगवान शंकर ने जो है हरिद्वार में वो जो है ये बातें, तो जब ये लगता है, जैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ी, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में मेरी ज्वाइनिंग होती, मैंने ज्वाइन नहीं किया, बस ज्वाइनिंग लेटर था हमारे पास। 2001 में मैं ज्वाइन करता, 2000 वाले बैच में। अब गजटेड पोस्ट को छोड़ करके और सेंटर खोलना, तब सेंटर नहीं बोलते थे, सेंट्री बोलते थे, कि तू ये सेंट्री पेंट्री करेगा, के दरिया है इसमें, अपनी गजटेड पोस्ट करना। अब वहां पर लग के जो है कमांडेंट लगे हुए हमारे जो बैच वाले लोग हैं, जिस टाइम पर हमने ज्वाइन किया था। अब वहां से उसको छोड़ करके और ये करना, तो घर वाले ये समझते थे पागल है, इसका आधा दिमाग खिसका हुआ है। अब मैं तो कहता हूं कि जो वो कमांडेंट या जो कुछ भी है, उनकी और मेरी उपलब्धियों में, प्रसिद्धि में, नाम में और बाकी चीजों में किसी आदमी को और क्या चाहिए और क्या कमी है। तो जब मैंने ये वो डिसाइड किया, हमारे घर वाले मेरे से खूब लड़े, मेरी वाइफ भी मेरे से खूब लड़ी कि सरकारी नौकरी लगता नहीं, खाम कहीं सेंट्री वेंट्री ये वो फलाना। लेकिन आज उन उपलब्धियों को देखिए, तब महसूस होता कि बहुत अच्छा काम किया मैंने। क्योंकि आपने अपनी धर्मपत्नी का जिक्र किया, सहयोग कितना कैसा मिला आपको यहाँ तक के सफर में? 1 और 1 2 नहीं होते, 11 होते हैं। वो मेरे बराबर में खड़ी होकर के पूरा दिन पढ़ाती है, मेरी बराबर में खड़ी होकर के सारी प्लानिंग्स का हिस्सा होती हैं, ब्रांचेस पर विजिट करती हैं। जैसे ये अब छुट्टी का टाइम था, बहुत सारे बच्चे हमारे पास गांव से आते हैं, इस टाइम पर गांव में जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स जो सोनीपत वगैरह ये जो शहर के हैं ये होंगे यहाँ पर, और कुछ मैंने बताया भी नहीं था। अगर ये मैंने बताया होता ना कि बबीता मैम यहाँ पर आएंगी, तो ये हॉल बाहर तक भरा होता। वो मैंने देखा है, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि आप आते हैं, तालियां रुकती नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे थे, सबसे बड़ी चुनौती स्टूडेंट्स के सामने आपको क्या नजर आती है, और ये जो एजुकेशन सिस्टम अभी है इसमें आपको क्या चैलेंजेस दिखते हैं कि इसके अंदर ये चीजें ऐसी हैं जिस पर बहुत जल्दी काम करने की जरूरत है? स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है, उनको ये बताया नहीं जाता कि तुम ये सब चीजें कर सकते हो। स्टूडेंट्स को हमेशा घर वाले और टीचर डिमोटिवेट करते हैं, कुछ भी कहते हैं, रुक जाना तेरे बस की ना, रुक जा तेरे बस की नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं कि वे कहां कहां क्या क्या कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज को बताया जाना चाहिए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, और सरकार के लेवल पर सबसे पहला काम तो नो डिटेंशन पॉलिसी को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जैसे स्कूल में या कोचिंग में या ट्यूशन पर या कहीं भी जाएं, बच्चा आजाद रहना चाहिए और उनकी डिग्री बराबर होनी चाहिए। जैसे ये डिफरेंस हमने देखा है कि स्कूल का नाम कुछ लिखा हुआ है, दूसरा नाम लिखा हुआ, वही डिग्री वही नंबर वही सब कुछ, स्कूल के नाम के कारण बच्चे के साथ ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, चाहे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे कहीं भी पढ़े और चाहे प्राइवेट पढ़े, भाई एनसीईआरटी की डिग्री आनी है या हरियाणा बोर्ड की डिग्री आनी है या कोई भी डिग्री आनी है, बराबर डिग्री मिले।
ये इम्प्रूवमेंट जो है एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है बहुत जल्दी करना चाहिए और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए। पूरा दिन रात ट्यूशन, स्कूल, होमवर्क ये करते करते मर लिए बेचारे। थोड़ा सा टाइम मिलता तो उसमें गेम खेलने लगते हैं मोबाइल में। तो जो एक नेचर के साथ जुड़ाव, भाई दोस्तों के साथ जुड़ाव, समाज सोसाइटी के साथ जुड़ाव, वो सब कट गया है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। घर वालों से भी मैं अपील करूंगा कि अपने मोबाइल को थोड़ी देर रख के कम से कम आधा घंटा तो बच्चों से बात कर ही ले। भाई खाना खाने के टाइम पर, खाना बनाने के टाइम पर, नहाने धोने तैयार होने के टाइम पर, तो थोड़ा सा टाइम अगर ऐसा दिया जाए तो कुछ संस्कार और वैल्यूज जो कंटिन्यूअस हम लोगों ने, जैसे हम अपने दादा के साथ सोते थे बहुत सारी बातें सुनते थे, नाना नानी के साथ सोते थे तो बहुत सारी बातें सुनते थे, मौसियों से, बुआओं से, चाचाओं से कितनी ही बातें सुनते थे। अब वो सब बातें खत्म हो गई हैं। तो अगर वो चीज बने और कुछ देर फिर से उस प्रकार से मौका मिले तो जो संस्कार की बात जो अभी जो सांसद महोदय कर रहे थे, तो वे वापस से संस्कारों की तरफ आगे बढ़ेगा। देश, दुनिया, समाज, जैसे भिवानी 50 साल पहले कैसा था, घर कैसे थे, समाज कैसा था, लोग कैसे थे, किस प्रकार से लोग बदले, गांव बदले, शहर बदले और बाकी चीजें बदली और किस तरफ ये बदलाव जा रहा है। तो ये बातें अगर बच्चों को घर वाले सिखाएं और फिर टीचर उसमें कुछ ज्ञान और डालें, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दें, दुनिया आज कहां पहुंच रही है वो सब चीजें बताएं, तब जो है ये सुधार हो। परिमल जी, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर तो और कोई बच्चों को इससे अच्छा नहीं बता सकता है। पेरेंट्स तो खैर इस स्तर पे उनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा टेक्नोलॉजी और खासतौर से फोन, मोबाइल फोन, इसके पहले भी एक चर्चा में एक गेस्ट ने भी ये बात बोली कि मोबाइल फोन इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं, आपके भी वीडियोस या फिर आप जिस तरीके से एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का भी अब बड़ा अहम योगदान है, आपने खुद इस बात को कहा। तो ये डिफरेंशिएट बच्चे कैसे करेंगे और कैसे उनको ये बताया जाएगा ये सही है, इतना इस्तेमाल करना है, ये चीज आप ना करें, इसको थोड़ा सा ब्रेक दें, ये कैसे समझेंगे बच्चे? सर, जैसे मेरे ख्याल से आपने ही मेरे से पूछा था और कई बार जो इस प्रकार की चीजें हो गई, बोला शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, और अगर नहीं पीनी चाहिए तो ये ठेके क्यों खुल रहे हैं, सरकार क्यों परमिशन दे रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि शराब नहीं पीनी चाहिए, पीनी चाहिए। आप 40 इयर्स एज आपने अटेंड कर ली, आप एक समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं, पूरा दिन काम करके और ये सब चीजें करके। पहले पुराने जमानों में राजा महाराजा और सब के सब इस प्रकार की चीजें करते थे। गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ ये है कि 18 साल के पीने लग गए। गड़बड़ कहां है? इतनी पीली की नाली में पड़े हुए हैं और हर रोज जो पड़ोसी जाकर के घर बता रहे हैं कि तुम्हारा लड़का आज वहां पड़ा हुआ, उसको उठा के लाओ। तो गड़बड़ क्या है? अति। वही चीजें, अति हर एक चीज की गड़बड़ है। मैं कहता हूं जब हमने पढ़ाना शुरू किया 2008 में, अपना सेंटर खोला तब, और ये YouTube आया 2014 और 15 में, इस प्रकार की चीजें, और जो ये लोगों तक पहुंचा 2018 में। तो 18 के बाद आज और 8 से और 14 तक, 18 तक, वहां में जो ज्ञान का लेवल था ना, तो बहुत फर्क पड़ गया। आज मैं जो बढ़िया चीज पढ़ा रहा हूं उसको फेसबुक और यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, उसको देख करके कम से कम सभी टीचर सीख करके उन चीजों को आसान करके हर जगह पर पढ़ा रहे हैं। उस टाइम से और आज के टाइम पर एजुकेशन में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, और सबसे ज्यादा बदलाव ये कोचिंग के अंदर हुआ है, इस पढ़ाई के अंदर हुआ है। जिस कोर्स की फीस 30-30, 40-40 हजार रुपए अब से 10 साल पहले होती थी, अब वो 2-2, 3-3 हजार रुपए में पढ़ाई और उससे ज्यादा बेटर कंडीशन की मिल रही है। तो टेक्नोलॉजी का जो यूज है ना, टेक्नोलॉजी का यूज खराब नहीं है, इट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन उसके अंदर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये बैलेंस कौन बताएगा? तो पेरेंट्स को क्या इतनी अकल है कि कितना सही और कितना गलत? आधे तो वे भी तो लगे रहते हैं खाली ही। और दूसरा, टीचर्स वो बताएं कि किस प्रकार से कितना यूज करना चाहिए। जैसे किसी भी चीज का जो है हम एक तरफ कह दे कि भाई ये चीजें खराब और ये चीजें अच्छी, तो कोई भी चीज खराब नहीं है और कोई भी चीज अच्छी नहीं है। उसका इस्तेमाल सही समय पर और निश्चित समय के लिए किया जाए, निश्चित मात्रा में किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और मुझे लग रहा है कि बच्चे इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। बिल्कुल अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है, संदेश बच्चों के लिए आपका क्या है? एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं रखी हैं, आपके माध्यम से मुझे लग रहा है कि सरकार तक पहुंच रही हैं। बच्चे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को सही तरीके से और सही दिशा में आगे वो बढ़े, इसके लिए आप क्या बच्चों को कहना चाहेंगे आज इस माध्यम से? देखिए सर, मैं इतनी बात मानता हूं कि 23 साल जो मुझे पढ़ाते हो गए, इन 23 सालों के करियर में जिस आदमी को जो चाहिए होता है उसके पास रास्ता होता, बशर्ते उसके ऊपर वो मेहनत करे, उसी दिशा में बढ़े, और जब तक मंजिल पर ना पहुंचे तब तक रास्ते में भटके ना। लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चा ये सोचता मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और पेरेंट्स भी उनको यही सलाह देते हैं कि कहीं ना कहीं तो तेरा जुगाड़ हो ही जाएगा। ये बहुत गड़बड़ बात है।
आदमी को बताना चाहिए कि आप किसी एक चीज के अंदर फोकस करें और उस रास्ते को, उस मंजिल को कैसे पाया जाता है उसके ऊपर काम करें। जब ये काम होता है ना तो मामला बिल्कुल सही होता है। और मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे पहला अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए। जैसे आज मैं घर से निकला तो मेरा टारगेट था कि भिवानी का आदर्श कॉलेज जाना है। अब मैं वहां से यहां तक, मेरी स्पीड स्लो हुई, तेज हुई, हर सेकंड डिस्टेंस कम हो रहा था और मैं टाइम पर यहां पर पहुंच गया। अब मेरे मन में जो है ये रहता कि मैं भिवानी जाऊं कि गुड़गांव की पानीपत, थोड़ी देर गुड़गांव चला, थोड़ी देर पानीपत, थोड़ा देर भिवानी, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता, फिर मैं मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाता। तो सबसे पहला काम है टारगेट फिक्स। स्कूली एजुकेशन पर यह काम करना चाहिए, स्कूल में यह बात करनी चाहिए बच्चों को, बेटा टारगेट फिक्स करो, तुम्हें करना है क्या, क्या नहीं करना। बच्चों को आजादी दो। मेरा भाई है छोटा, वो दिल्ली में टीचर है, उसका बेटा, वो मैंने बोला हाँ भी क्या करेगा, बोला अंकल मैं जॉब करूंगा। मैं ठीक है जॉब कर ले, लेकिन कल से तू क्या कर, एक छोटी गाड़ी ले और एक लिमिटेड पैसे उसके अंदर तू रह के दिखा। अब हमने जो हमारी सबसे छोटी गाड़ी थी हमने उसको दे दी। अब वो जो चलाता है तो हमारी गाड़ी जो भी खड़ी होती है उसी को लेकर चल रहा है बच्चा, और क्या करेगा। अब उसको सबसे छोटी गाड़ी देते ही बोला नहीं अंकल मैं तो सेंटर में ही पढ़ाऊंगा। अब सेंटर में पढ़ाने के ऊपर तो फिर जो है मैंने कहा ठीक है पढ़ा। तो कुछ दिन उसने लॉकडाउन के बीच में ऐप के ऊपर क्लासेस ली, बेसिक क्लासेस जो है वो हमने उसको कर दिया चालू। थोड़े दिनों बाद बोला अंकल जानबूझ के गलत पढ़ा रहा है। मैंने उससे पूछा हाँ भाई क्या, बोला अंकल मेरा काम है ना, मेरा मन टीचिंग में नहीं लगता, कुकिंग में लगता है। मत ठीक है तू टीचिंग छोड़ दे, कुकिंग कर, तू आज से घर में खाना तू बना के खिला सबको। अब उसने एक दिन खिलाया, दूसरे दिन खिलाया, तीसरे दिन गायब। फिर मैंने पूछा हाँ भाई, बोला मैं तो जॉब करूंगा। ऐसे बच्चे का मन कहीं कहीं जाता है, उसको ऑप्शन देना चाहिए, जो तेरा मन कर रहा तू वही कर, उसका रिजल्ट देख, अब फिर तू सही करियर चूज कर। तो इस प्रकार से उसको सब कुछ चीजें बताई जानी चाहिए, तेरे पास ये ऑप्शन ऐसे करना चाहिए। और जब ये ऑप्शन उसके पास रहेगा, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी युवा को बाद में ये मलाल नहीं रहेगा खाम कहीं मेरे घर वालों ने यहाँ ठेल दिया। जैसे कल ही बात हो रही थी कहीं पर किसी डिबेट में, उन्होंने मेरे से पूछा कि पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को बच्चों पर थोपते हैं, टीचर्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को बच्चों पर थोपते हैं। आप बताइए उनको कि तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, अब तू करके देख ले। 1-2 साल इस प्रकार से 18 साल से 25 साल की एज तक हर हालत में बच्चे को एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। जो वैदिक काल की गुरुकुल पद्धति थी, आप पैदा होने से और 25 साल तक आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जो भी काम करना है आप एस्टेब्लिश, और 25 से 50 साल तक आप अपना गृहस्थ आश्रम अपने बच्चों को इस लायक बना दीजिए कि हाँ वे भी कमा खा सके। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम पर ये बड़ी गड़बड़ है। पहले जो है जैसे बचपन में बाल विवाह करते थे, हमारे दादाओं दादियों के टाइम पर भाई 11, 12, 13 साल के बच्चों की शादी हो गई। हमारे पेरेंट्स के टाइम पर 16, 17, 18 की शादी हो गई। हमारे टाइम पर 20, 21 में शादी। पर आज जो ये 27, 28 और 30 और 35 तक जा रहा है ना मामला, यह दिक्कत है। 25 साल तक बच्चों को जो सही करियर, और 25 से 27, 28 तक लड़का होते पहुंचते पहुंचते और लड़की 24, 25 तक पहुंचते पहुंचते शादी, और उसके बाद फिर उसको अपना जीवन, ये मामला मुझे सही लगता। चलिए ठीक है, आपने जो बातें कही हैं मुझे लगता है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो आपको सुन रहे हैं वो उस पर जरूर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मंच को साझा करने के लिए। तो सैल्यूट भिवानी आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे। Education partner BK Senior Secondary Public School. Here every student matters, every moment counts. Food partner लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 31 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय